ईरान के हिस्ट्री को समझने से पहले सबसे पहले हमें मुस्लिम रिलीजन को समझना पड़ेगा। आपने शिया और सुन्नी शब्द तो जरूर सुना होगा। इसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जब हजरत प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हो गई थी तो उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी में ये बहस छिड़ गई थी कि अगला खलीफा कौन बनेगा। इसमें एक ग्रुप का ये कहना था कि उनके दोस्त अबू बकर नए खलीफा बने और एक ग्रुप का ये कहना था कि उनके जो दामाद थे हजरत अली वो नए खलीफा बने। इस टकराव ने इस प्रकार से बांट दिया कि मुस्लिम कम्युनिटी को दो भाग में बांट दिया गया। जो अबू बकर को खलीफा मानते थे वो सुन्नी कहलाए और जो हजरत अली को खलीफा मानते वो शिया कहलाए। शिया मुस्लिम पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम के अगर कंपैरेटिव में अगर देखें तो काफी कम है। अगर पूरे ऑल ओवर मुस्लिम पॉपुलेशन को अगर देखें तो 90% सुन्नी मुस्लिम है, 10% शिया मुस्लिम है। देखिए, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता है वो मुस्लिम कहलाता है, बट ऐसा नहीं है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अरब के मुस्लिम सब एक नहीं है। इनमें काफी कल्चरल डिफरेंस है। सऊदी अरब के सुन्नी मुस्लिम का कल्चर ईरान के शिया मुस्लिम के कल्चर से काफी डिफरेंस है। ईरान अपने कल्चर को सभी देशों से अलग मानता है। ईरान अरब लीग का मेंबर नहीं है। ईरान में फारसी बोली जाती है, अरब में अरबिक बोली जाती है। अरब के सुन्नी मुस्लिम का डोमिनेंस पूरे मिडिल ईस्ट में अगर देखें तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनका पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। ईरान हमेशा फेमस रहे अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण। इट्स मीन दैट ईरान में न किसी भी रिसोर्सेज की कमी है न किसी चीज की कमी है। इसलिए चाहे हिस्ट्री हो या अभी हो, हर किसी का नजर ईरान पे जरूर है। अगर लोकेशन को देखो तो एक बॉर्डर लगा है अरब से, दूसरा बॉर्डर लगा है साउथ एशिया से और इसके नीचे अरेबियन सी, पर्सियन गल्फ, जहाँ पे दुनिया भर का ट्रेड रूट है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहीं पे है, जहाँ के दुनिया का 20% क्रूड ऑयल का ट्रेड यहीं से होके गुजरता है। अगर यह लोकेशन ब्लॉक हो जाए तो पूरा ऑयल का जो 20% फ्लो है वो रुक जाएगा, जो अभी हाल में हुआ भी है। ईरान वर्सेस इसराइल यूएस के वॉर में हमको इसका खामियाजा देखने को मिल रहा है, जहां हमको एलपीजी गैस नहीं मिल पा रही है, न ढंग से पेट्रोल मिल पा रही है। हालांकि हमारे इंडिया का कंडीशन इतना अच्छा है कि हमको फिलहाल पेट्रोल की तो कमी हो नहीं पा रही है। जैसे क्यूबा जैसे देश जिनको अभी के टाइम में ना पेट्रोल मिल पा रहा है, ना एलपीजी गैस मिल पा रहा है सही ढंग से। ईरान में किसी भी चीज का कमी नहीं है, चाहे वो ऑयल हो या नेचुरल गैस का भंडार। लेकिन वहां की 28% पॉपुलेशन क्यों पुअर्टी में जूझ रही है, चलिए इस वीडियो में हम हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम ईरान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो सन 1800 के समय फात अली शाह कजर का यहाँ पे शासन था। जनरली हमने देखा है कि हमारे हिस्ट्री में कि किसी भी देश में सिर्फ राजा का चलता है, बट ईरान में ये सिनेरियो नहीं था। राजा था सुन्नी, दैट्स वाई वहाँ के जितने भी लोग हैं वो राजा की बात ना मान के वहाँ के जो रिलीजियस स्कॉलर्स वगैरह हैं जैसे धर्म गुरु, उन्हीं की बात ज्यादा माना करते थे। इनको इस्लाम में उलेमा कहते थे। इनकी ज्यादा चलती थी ईरान में, और इसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे को अयतुल्ला भी कहते थे। इसलिए राजा के साथ साथ उलेमा के भी चला करती थी। पीरियड में ईरान का एक बॉर्डर रसिया से कनेक्ट करता था, दूसरा बॉर्डर ब्रिटिश इंडिया से। अब इन दोनों सुपर पावर की नजर ईरान पे गड़ी थी। होता यह है कि 1804 में रसिया अटैक करता है ईरान पे। वो डायरेक्ट ईरान पे कब्जा नहीं करता, बल्कि एक ट्रीटी करता है, ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान। इस ट्रीटी में रसिया ने कैस्पियन सी और मिलिट्री राइट्स फिर ट्रेड राइट्स ले लिया ईरान से। 1804 में रसिया के किंग टासर अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। ईरान को लगता है कि बढ़िया मौका है, अब सीधा हम जंग करते हैं, लेकिन उल्टा खुद हार जाता है। इसके बाद रसिया फिर से एक ट्रीटी साइन कराता है, ट्रीटी ऑफ टुर्मिकाय। इसमें 20 मिलियन रूबल का फाइन लिया जाता है, नॉवल राइट्स छीना जाता है। अब एक भाई तो बहुत अच्छे से लूट लिया, अब दूसरे भाई की बारी थी। पीरियड था 1834। फात अली शाह का डेथ हो जाता है। मोहम्मद शाह वहां के राजा बनते हैं, लेकिन ये कठपुतली ही बन जाते हैं ब्रिटिशर्स और रशियन का। इनके भी डेथ के बाद 5 सितंबर 1848 को इनके बेटे नासिर आदिल शाह यहाँ के राजा बनते हैं। पीरियड था 1856। एक एरिया था हैरत। इनका यह मानना था कि हैरत हमारा है, ब्रिटिशर्स ऐसे ही इसको कब्जा करके बैठे हैं। छेड़ देते हैं नई जंग, उल्टा खुद हार जाते हैं। इसके बाद 1857 में ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करवा ली। अब जो चीज रसिया को नॉर्थ में मिल रही थी वहीं ब्रिटिशर्स को साउथ ईस्ट एरिया में मिलने लगी। ट्रीटी के बाद ब्रिटिशर्स और रशियन अपने अपने एरिया को बांट लिए। इसके बाद इनको ना लड़ाई करनी पड़ी ना कुछ नहीं, अपने अपने एरिया का रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन ये लोग करने लगे। इस चक्कर में ईरान के लोकल ट्रेडर का भारी नुकसान होने लगा, जिन्हें बाजारी बोला जाता था। होता क्या था कि ईयर 1890 के समय ईरान में टोबैको इंडस्ट्री थी, वो बहुत ही ज्यादा एक फेमस थी, जिसे नाफिर ने ब्रिटिशर्स को दे दिया। टोबैको से बहुत सारे लोगों का घर चला करता था ईरान के, क्योंकि टोबैको हाई कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है, जहां से हाई प्रॉफिट होता था। लोग प्रोटेस्ट करने लगे, राजा को हमारी पड़ी नहीं है, राजा कठपुतली की तरह नाच रहा है, राजा बिक गया है, ऐसा कहना था आम जनता का। क्योंकि न टेक्सटाइल बचा, न एग्रीकल्चर सेक्टर बचा, न सिल्क बचा, अब तो टोबैको को भी छोड़ो। ईरान में प्रोटेस्ट इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि उलेमा को आगे आना पड़ जाता है। प्रेशर इतना बढ़ जाता है राजा को, हर जगह दंगे, हर जगह प्रोटेस्ट होने लगते हैं। फिर राजा को ट्रीटी कैंसिल करनी पड़ जाती है।
इसके बाद ईरान में राजा को लोग हल्के में लिया करते थे, लोग उलेमा की बात को ज्यादा मानना पसंद करते थे। इसके जस्ट 4 साल बाद वहां के एक इंसान मिर्जा रेजा खेमानी ने वहां के राजा नासिर की हत्या कर दी। इसके बाद सेम डे में 1 मई 1896 में नासिर के छोटे बेटे मुजफ्फर अल दीन को किंग बना दिया जाता है। अब ये बेचारा भी करता तो करता क्या, रशियन और ब्रिटिशर्स के बीच फंसे बैठा था। यहाँ से होता है एक नया इंसिडेंट। विलियम डी आर्की ब्रिटिशर्स था जो कि माइनिंग किया करता था ऑयल का। इसका यह अंदाजा था कि ईरान में अल्टीमेट ऑयल का रिसोर्स है और इसकी रिसोर्स गलत भी नहीं निकलती है। इसके बाद वो ईरान के राजा से मीटिंग करता है। डेट था 16 अप्रैल 1906, जहां वो एक एग्रीमेंट में साइन भी करा लेता है। इसमें रहता यह है कि आने वाले 60 साल के लिए विलियम डी आर्की ऑयल को ढूंढेगा और अगर मिल जाए तो टेक्नोलॉजी के हेल्प से एक्सट्रैक्ट करेगा और मार्केट में ट्रेड करेगा, प्रॉफिट बनेगा। उसका 16% एनुअली ईरान को दिया जाएगा और कुछ ईयरली बेसिस में पैसा दिया जाएगा। इसने ईरान गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई, एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी। इस कंपनी की वजह से ईरान को बहुत सारी चीजें अभी फेस करनी बाकी थी। बहुत सालों से विलियम डी आर्की ऑयल ढूंढता है लेकिन ऑयल वहां मिलता नहीं है। इसके चक्कर में होता यह है कि उसका सारा पैसा वहां खत्म हो जाता है। इसके बाद वो अपने कंपनी का शेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेचता है। फिर इस प्रकार से बिक जाता है कि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। फिर आगे चल के कंपनी का नाम ब्रिटिश पेट्रोलियम हो जाता है, बट ऑयल अभी भी नहीं मिल रहा था। ईयर था 1908। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत बड़ा जैकपॉट लगता है, एक बहुत बड़ा माइन उनके हाथों आ जाता है। इसके बाद होता क्या है कि ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद सीधा बेचते हैं और जो प्रॉफिट रहता है उसमें का 16% ईरान की गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। इस चीज के बाद ईरान के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। इनका साफ कहना था तेल हमारा, रिसोर्सेस हमारा, ये गोरे क्यों लेके जा रहे हैं सारे के सारे प्रॉफिट को। इसके बाद ईरान में कहना था लोगों का राजा बिका हुआ है, राजा कोई काम का नहीं है। इस बीच में ईरान में एक पैरेलल अलग सिस्टम बनने की बात उठ रही थी। उलेमा रिलीजियस स्कॉलर थे, इन पे लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा था। इनका यह कहना था कि मोनार्की एज इट इज रहे लेकिन हमको हमारे ईरान में एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए। जैसे एज इट इज हमने देखा है कि जैसे इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन मोनार्की भी है, यहाँ राजा होते हैं लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम भी अलग चलता है। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट इनका यह कहना था कि ये ईरान में भी इम्प्लीमेंट हो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। देखिए मजलिस का रूल रहता है तो शिया रिलीजन को ईरान का ऑफिशियल रिलीजन भी घोषित कर दिया जाता है। राजा नाम मात्र का बच जाता है, सारे के सारे डिसीजन मजलिस के हाथों में चले जाते हैं। समय था 16 जुलाई 1909। राजा मुजफ्फर अल दीन की डेथ हो जाती है। फिर इनके बेटे मोहम्मद अली शाह ये राजा बनते हैं। इनको जो मजलिस का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इन्होंने रसिया और ब्रिटेन की हेल्प लेके मजलिस पे अटैक कराया और जेलों में बंद कर दिया। ये लोगों का फुल सपोर्ट मजलिस पे था, लोग गुस्सा हो गए, लोग पागल होने लगे। इसके बाद एट द एंड ये सिचुएशन बना कि राजा को रसिया भागना पड़ जाता है 1909 में। इस पीरियड में कोई भी राजा का शासन नहीं था ईरान में और ये साफ खिलाफ था ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन का। बाद में होता क्या है कि जो राजा भागे रहता है उसी का जो बेटा 11 साल का था उसी को वहां का राजा बना दिया जाता है। एज ए पपेट टाइप यूज किया जाता था। मजलिस का पूरा कानून वहां इंप्लीमेंट होता था और उन्हीं का ही राज था। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था 1917। रसिया को खुद का अपना देश संभल नहीं पा रहा था। वो ईरान के इस छोटे से पार्ट को कैप्चर करके मिलता भी क्या उससे। बाद में होता क्या है कि रसिया वहां से चला जाता है लेकिन यूके को ये चीज मुनाफिब नहीं था क्योंकि उसके इकोनॉमी का मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट इंडस्ट्रियल डिपेंड, हर चीज यहाँ के ऑयल से जुड़ा हुआ था। ईरान टाइम टू टाइम पैसे भी दिया करता था, हेल्प भी किया करता था लेकिन जनता खुश नहीं थी। साल था 1919। मजलिस साफ कहती है कि हमको आपका सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ना आपका पैसा नहीं चाहिए, आप हमारे देश को बस बख्श दो, आप यहाँ से जाओ। ये कहना था मजलिस का। फिर क्या इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने पे यूके को इसको छोड़ के जाना पड़ता है। यूके को ये लॉ मुनाफिब नहीं था तो ये करते क्या है कि वहाँ के जो ईरान के आर्मी हेड है मोहम्मद रेजा पहलवी, उनको वहाँ का राजा बना देते हैं तख्ता पलट करने के बाद 1927 में। ये करते क्या है कि कुछ मजलिस को पैसा खिला देते हैं, कुछ को अपने सपोर्ट में कर लेते हैं, ना सपोर्ट में करने वालों को एक तो बदल देते हैं, नहीं तो कई लोगों की हत्या भी कर दी गई थी। रेजा करते क्या है कि मजलिस को हटाने के छोड़ उन्हें अपने साथ ले लेते हैं। इस सेक्युलर और मॉडर्न लीडर बन के सामने उभरते हैं। ये करते क्या है कि ईरान को पूरी की पूरी तरह मॉडर्नाइज कर देते हैं। 1928 का समय, यूरोपियन स्टाइल में ड्रेस रहता था आर्मियों का, मस्जिद में चेयर लगाए जाते हैं, वुमेन्स को पर्दा या बुर्का पहनने से बैन कर दिया जाता है, जॉब इनकरेज कराया जाता है, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी लाई जाती है महिलाओं के लिए, सिनेमा कैफे हर चीज़ खुलते हैं। अभी आप अगर ईरान की कंडीशन देखो और पहले के ईरान की कंडीशन देखो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि टैक्स बढ़ा दिया जाता है जिससे गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। देखिए 1933 में होता क्या है कि जो 16% जो प्रॉफिट अमाउंट रहता था वो 20% बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इससे भी ईरान की जनता खुश नहीं रहती।
देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का समय था, यूके, यूएसए, रसिया ये एक गुट में थे। ईरान जो कि न्यूट्रल कंट्री थी, न्यूट्रल कंट्री का ये फ़ायदा है कि वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं, ये प्रिडिक्ट करता है कि कौन वॉर जीतेगा, मैं उसके साथ दे दूंगा। सेम एज इट इज़ ईरान के साथ हुआ। रेजा पहलवी को लगता था कि जर्मनी जीतेगा वॉर, इस कारण ये था कि जर्मनी से वो बातचीत करना भी चालू कर देता है 1942 के समय। होता यह है कि रसिया इससे बहुत ज़्यादा ऑफेंड होता है, ये प्रेशर देता है यूके को, अरे भाई सॉल्व कर, मेरा मिलिट्री इक्विपमेंट कैसे आएगा, ये सब चीज़ करके उसको दिक्कत रहता है। ईरान सुपर पावर कंट्री के चक्कर में फंस जाता है। होता क्या है कि यूके और रसिया अटैक कर देते हैं ईरान के ऊपर में। महंगाई बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, फूड स्टोरेज की कमी हो जाती है। इस बीच में यूएसए अपना पकड़ बनाने के लिए कोशिश करता है कि मैं कैसे हर चीज़ को प्रोवाइड करूं, कैसे ईरान को अपने फेवर में लूं। हर चीज़ का सपोर्ट करता है यूएसए। इसके बाद यह है कि बहुत ज़्यादा भरोसा भी जीत जाता है ईरान का यूएसए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो जाता है, यूके और यूएसए चले जाते हैं, लेकिन रसिया यहाँ पैर जमा के बैठे रहता है, मैं यहाँ से निकलने वाला नहीं हूँ, ये थॉट रहता है रसिया का। रसिया ने ईरान के रिबेलियन ग्रुप को सपोर्ट किया, ईरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अजरबैजान और कुर्दिश रिपब्लिक नाम से 2 नए देश भी बना दिए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो खत्म हो गया था, लेकिन जितने भी लड़ने वाले देश थे वो लोग बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। इसके चक्कर में होता क्या है कि यूएसए पावरफुल हो जाता है, उसके यूएन में चलती थी। रसिया ईरान में जाकर घुसा है, ये गलत बात है, यहाँ से जाना चाहिए, ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट यूएसए यूएन में जाके किया करता था। प्रेशर इतना बढ़ा कि रसिया को छोड़ के जाना पड़ गया। इसके बाद हुआ क्या, यूएसए की कंपनी भी ईरान में इंटर करने लगी और वहाँ का मेन प्लेयर भी यूएसए बन गया। यूएसए को झटका लगता है 1951 में। मजलिस का एक मेंबर मोहम्मद मोसादिन ये एक आवाज़ उठाता है कि तेल हमारा, सब चीज़ हमारा, ये गोरे कहाँ से आ गए, हमारा पैसा लूट रहे हैं, हमारा हर चीज़ कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज का ये यूटिलाइज कर रहे हैं, हमको कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसे ऐसे भाषण देने लगा। लोग इसकी बातों को सुन के बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुए, गुस्सा हुए, क्योंकि गुस्सा तो पहले भी थे ना ये। थोड़े दिनों बाद मोसादिन ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर देता है, हमारा तेल हमारे हाथों में, ऐसा कहना था मोसादिन का। इस चीज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि मोसादिन को वहाँ का राजा भी बना दिया जाता है। देखिए, यूएसए तो बौखलाया हुआ था। यूएसए और यूके ने जम के सैंक्शन लगाए, हर एक देश को प्रेशर किया कि अगर वहाँ से ऑयल खरीदे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हुआ क्या, ईरान में ऑयल तो था लेकिन उसको बिक्री नहीं था, इकोनॉमी डाउन होने लगा, लेकिन मोसादिन लगा रहा। थोड़े दिनों बाद यूएसए ने इनडायरेक्टली रेजा को फिर से राजा वहाँ का बना दिया। साल था 1963, दौर आया अयतुल्ला का। जैसा कि हमने जाना था कि जो शिया कम्युनिटी में सबसे रिलीजियस, सबसे पढ़ा लिखा हो उसे हम अयतुल्ला कहते हैं, और यही नाम उभरता है अयतुल्ला रुहुल्लाह खमेनी। अभी सेम स्पीच रहता है, हमारे देश हमारा पैसा, हम अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे हैं, ये गोरे आके हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, राजा कठपुतली है, राजा यूँ बर्बाद कर रहा है देश को, ऐसे ऐसे भाषण देने लगे। इन सारे चीज़ों पे अली खमेनी स्पीच देते थे। एक तो ये रिलीजियस स्कॉलर लोग मानते थे, लोगों ने जम के सरकार का विरोध करना शुरू किया। राजा को लगा कि प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, फिर खमेनी को जेल में डाल दिया। 4 नवंबर 1964, अब जेल से भी बात नहीं बन रही थी, इन्हें डायरेक्ट ईरान से इराक भेज दिया जाता है। हालांकि ईरान और इराक शिया मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जो इराक का जो राजा रहता है वो सुन्नी मुस्लिम रहता है। अरे सद्दाम हुसैन उसकी बात कर रहे हैं। वह क्या, अयतुल्ला वहाँ भी स्पीच देने लगे, ईरान के शिया लीडर से बात करने लगे। इनकी स्पीच आम स्पीच नहीं रहती थी, रिलीजियस बातें किया करते थे। इनकी बातों को अगर देखोगे तो हार्डकोर स्पीच रहता था। इनके हिसाब से कोई आम इंसान देश को नहीं चला सकता, देश अल्लाह के हिसाब से चलेगा, ऐसा कहना था इनका। इनके हिसाब से न डेमोक्रेसी रहती न मोनार्की रहती, कोई आम इंसान किसी भी देश को नहीं चला सकता, सिर्फ अल्लाह का बंदा यानी जो रिलीजियस स्कॉलर हैं वही इस देश को चला सकते हैं, ऐसा कहना था अयतुल्ला का। कुल मिला के अगर देखें इनकी बातों को तो शरिया के हिसाब से देश चलना चाहिए, ऐसा कहना था अयतुल्ला का। इस सब प्रोसेस को नाम दिया गया है विलायत ए फ़क़ीह है। इसी स्पीच को कैसेट में इराक से ईरान स्मगलिंग किया जाता था, वहाँ के लोगों को बताया जाता था। इराक में भाषण दिया जाता था, लेकिन दंगे ईरान में होने लगते थे। ईरान में लोग स्ट्राइक करने लगे, ऑयल कंपनी में काम करना बंद कर दिए। सद्दाम हुसैन को डर हो गया था, ईरान में इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है, अगर मेरे यहाँ के शिया लोग जाग गए तो मेरी कुर्सी लेनी तो तय थी। इसी नाम से अयतुल्ला को डायरेक्ट वो फ्रांस भेज देते हैं कि तू बेटा जा यहाँ से करके। इनके आइडिया के हिसाब से लीडर डरा करते थे, क्योंकि इनके आइडिया को लोगों का अगर सपोर्ट मिल गया सही ढंग से तो किसी की कुर्सी ना बचे, ये तो तय ही था। ना डेमोक्रेसी बचेगी ना मोनार्की बचेगी। प्रोटेस्ट डे बाय डे ईरान में बढ़ने लगा। मोहम्मद रेजा वहाँ के राजा थे, वो बहुत ज़्यादा डरने लगे इस सब एक्टिविटी के थ्रू। इसके चक्कर में होता क्या था कि अगर कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ पे रिलीजियस स्पीच हो रहा है, वहाँ आर्मी को भेज देते थे, पुलिस को भेज देते थे, किसी प्रकार से इनको मार पीट के इनको भगाओ यहाँ से, ऐसा करना था मोहम्मद रेजा का।
मीडिया को अपने कंट्रोल में दबा के रखे थे। न्यूज़पेपर भी छप रहा है तो इनके हिसाब से छप रहा है। अक्टूबर 1977 लोग सड़कों पे उतर आए, भीड़ उतर गई। मोस्टली अगर देखें तो स्टूडेंट भड़क उठी थी इनके एक्टिविटी के लिए। यूएसए को हेट किया करते थे, पोस्टर ले जाके घूम रहे हैं। अयातोल्ला के पोस्टर को, बड़े बड़े पोस्टर को लेके ईरान की सड़कों में घूमा जा रहा है। 6 जनवरी 1978 न्यूज़पेपर में अयातुल्ला खुमैनी के ऊपर में गलत बातें छपवा दी जाती है वहाँ के राजा के द्वारा। होता क्या है कि लोग और भड़क उठते हैं। एक बात कहावत सुनी होगी आपने, आग में घी डालना। सेम किसी प्रकार ये वर्क किया। पूरी की पूरी ईरान की जनता थी वो सड़कों पे उतर आई। आपने ऐसा बोला क्यों? ये सब चीज़ करके बहुत ही वाइड लेवल पे ये स्प्रेड हो गया था। हुआ क्या, कई लोग मरा करते थे दंगे में, क्योंकि आर्मी को भेज दिया जाता था, पुलिस को भेज दिया जाता था। होता क्या था, एट द एंड अगर देखें तो जो मरे हुए लोगों के लिए ही आंदोलन उठना चालू हो जाता था। कुछ भी हो रहा है वहाँ, इस प्रकार से कंडीशन हो गया था। वैसे कहता था राजा को, अरे आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम आ रहे हैं, हम किसी भी हालत में इसको कंट्रोल कर देंगे। इसके चक्कर में लोग और भड़क उठते थे। ईरान से बात नहीं बन रही थी कि इस रिवॉल्ट को किसी भी हाल में ख़त्म करे। इस चक्कर में यह था कि वहाँ मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हो गया। अगर समझने को देखें तो जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने हमारे इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, जिसके चक्कर में यह था कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है यानी हमारा मौलिक अधिकार वो छीन गया था। सेम उसी प्रकार ये वर्क करता है मार्शल लॉ। इसके बाद लोग और भी भड़क उठे, इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी। 2 दिसंबर 1978 का समय था मुहर्रम का, लेकिन लोग हाईली लेवल पे इस प्रोटेस्ट को अंजाम देने के लिए लगे हुए थे। राजा और उनके लीडर की जान जानी तो तय थी। राजा कैंसर का बहाना मार के सीधा यूएसए चला जाता है। राजा के जाने के बाद अयातुल्ला वापस आते हैं ईरान। भव्य स्वागत होता है इनका वहाँ के लोगों के द्वारा। आते ही पीएम वगैरह का पोस्ट हटा दिया जाता है। अप्रैल 1979 को वोटिंग कराई जाती है, डेमोक्रेसी या मोनार्की, जिसमें लोग इस्लामिक रिपब्लिक को चुनते हैं। करीबन 98% लोग इस्लामिक रिपब्लिक को चुनते हैं। और जैसे वोटिंग हक में हुई तो 1979 में ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री मान लिया जाता है और जो आयतुल्ला रुहोल्ला खमैनी है वहाँ का सुप्रीम लीडर उन्हें बना दिया जाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी रिलेवेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में ईरान ज़रूर लिखिए। मैं बिल्कुल इसके लिए एक नए वीडियो बनाऊँगा जो अभी के एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर।